नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का टॉपिक है हमारा अफ्रीका महाद्वीप के विषय में पढ़ेंगे। अफ्रीका महाद्वीप को मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। उम्मीद है कि आप भी इसी तरीके से नोट्स बनाइएगा और पढ़िएगा। पहला पार्ट पढ़ा रहा हूँ मैं इसका, चूंकि अफ्रीका महाद्वीप बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप इस पार्ट को देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट आपके अफ्रीका महाद्वीप के क्लियर हो जाएंगे। अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो या टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए, जो कि हर एग्जाम में आपके लिए काम आएगा। तो देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप को मानचित्र के माध्यम से। ठीक है, तो देखो ये मानचित्र बना रखा है हमने और कुछ पॉइंट भी लिख रखे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, है ना, उन्हें आप नोट भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट मैं आपको बता दूं अफ्रीका महाद्वीप के विषय में। एक तो विश्व का इसे जन्म स्थल कहा जाता है, मानव का जन्म स्थल, है ना। ये पॉइंट लिख लेना, मैं लिखा नहीं है। हेडिंग है आपकी अफ्रीका महाद्वीप विश्व में से क्या बोलते हैं, मानव का जन्म स्थल, जन्म स्थल कहा जाता है इस महाद्वीप को विश्व में। नंबर एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट एंड सेकंड, अफ्रीका को, सेकंड पॉइंट लिखिएगा यहाँ पे, अफ्रीका को अंधा महाद्वीप कहा जाता है। कौन सा महाद्वीप कहते हैं, अंधा महाद्वीप। एंड थर्ड पॉइंट लिखिएगा, अफ्रीका को भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है, भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। अंधा महाद्वीप इस वजह से अफ्रीका को कहते हैं विश्व में, क्योंकि संसाधन तो बहुत हैं अफ्रीका के देशों में, अलग अलग विभिन्न प्रकार के देशों में संसाधन बहुत पाए जाते हैं, खनिज संसाधन बहुत पाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन बहुत पाए जाते हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करने के लिए जो तकनीक की आवश्यकता होनी चाहिए वो तकनीक की कमी है अफ्रीका महाद्वीप के देशों पर। इस वजह से इसे अंधा महाद्वीप नाम दिया गया है भूगोलवेत्ताओं के द्वारा। ठीक है, और भविष्य का महाद्वीप इस वजह से कहते हैं कि जो संसाधन इस समय पाए जा रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप में वर्तमान में, आगे चल करके हो सकता है कि लंबे समय आगे, आज के 20 साल 30 साल या 50 साल बाद वो तकनीक उपलब्ध हो जाएगी अफ्रीका महाद्वीप के देशों में। तो उस तकनीक के आधार पर फिर बहुत सारे संसाधनों का यूटिलाइज किया जाएगा, इस्तेमाल उनको किया जाएगा। इस वजह से भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। और विश्व में सबसे पहले मानव का जन्म स्थल या मानव के प्रमाणों की बात करें या मानव के अवशेषों की बात करें, इस प्रकार से कई प्रश्न बनते हैं, लाइनें बनती हैं पेपरों में, आंसर देना होता है अफ्रीका महाद्वीप। ये बेसिक पॉइंट है। और अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सबसे ज्यादा देशों वाला महाद्वीप भी है। दुनिया के सबसे ज्यादा जो देशों की संख्या है वो कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। देशों की संख्या कितनी है, 54। ठीक है, और अफ्रीकन यूनियन अभी हाल ही में G20 का सदस्य भी बना है, 21वां सदस्य बना है, क्योंकि अभी तक G20 में 20 सदस्य होते थे, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया गया है, जो भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में यह सम्मेलन हुआ। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। वैसे देशों की संख्या 54 है, तो इन पॉइंटों को आप याद रखिएगा अफ्रीका। अगला और महत्वपूर्ण देखो जी, अफ्रीका का मानचित्र आपके सामने है, मानचित्र से समझिएगा और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो सिंपल बात, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर के तीनों काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं। कितनी रेखा, तीनों काल्पनिक रेखाएं सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। और तीनों काल्पनिक रेखाएं कौन कौन सी हैं, देखो सबसे ऊपर होकर के जो काल्पनिक रेखा जा रही है अफ्रीका महाद्वीप से होकर के, ये मैंने आपको दर्शाया है, ये ऐसे निकलती हुई जा रही है। तो कौन सी रेखा है ये, कर्क रेखा। अफ्रीका के उत्तर से होकर के कर्क रेखा जाती है। ठीक है, तो ये पहली रेखा हो गई काल्पनिक रेखा। इधर भी लिख सकते हैं आप समझने के लिए, कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, जो कि अफ्रीका के उत्तर के देशों से या उत्तरी देशों से होकर के निकलती है। ठीक है जी। दूसरी अगर रेखा की बात करें तो मध्य से होकर के निकलती है दूसरी रेखा, और मध्य से होकर के निकलती है विषुवत रेखा, या इसी विषुवत रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं इसे। ठीक है, भूमध्य रेखा के नाम से ये जानी जाती है। तो ये वाली रेखा आप देखो, मैंने आपको यह समझाने की कोशिश करी है। तो ये रेखा यहाँ से बिल्कुल अफ्रीका के मध्य से होकर के निकलती है, और मध्य में जो देश पड़ते हैं उन देशों से होकर के जाती है, अभी बताएंगे। और तीसरी जो रेखा जाती है अफ्रीका महाद्वीप से होकर के है वो मकर रेखा। मकर रेखा सबसे पहले जब मेडागास्कर में आती है, मेडागास्कर के दक्षिणी हिस्से से, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है अफ्रीका का, यहाँ से होकर के अफ्रीका के इन देशों में प्रवेश करती है और ऐसे यहाँ निकलती है। तो ये कौन सी रेखा हो गई, मकर रेखा। तो कहने का मतलब है भैया
विश्व का एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप, जिससे होकर के तीनों काल्पनिक रेखाएं जाती हैं, जिसमें ऊपर कर्क रेखा, मध्य से होकर के विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, या इसे क्या बोल सकते हैं आप, जीरो रेखा भी बोल सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल विश्व के बीचों बीच से खींची गई है तो जीरो रेखा बोलते हैं, जीरो अक्षांश से। और ऊपर वाली को कर्क रेखा और दक्षिण वाली को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एकमात्र महाद्वीप आप लिख लेना, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर के कितनी रेखाएं गुजरती हैं, तीनों काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, उत्तर, मध्य और दक्षिण से होकर के। अब प्रश्न आते हैं कि भाई इन रेखाओं पर स्थित कौन कौन से देश हैं, उसमें भी बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं, ऊपर की रेखा से शुरू करते हैं हम देशों के नाम। तो ये देश अवश्य आपको लिखने हैं। तो देखिए कर्क रेखा यहाँ से प्रवेश कर रही है, तो सबसे पहले कौन सी देश की सीमा लग रही है यहाँ पे, मिस्र की, मिस्र से होकर के जाती है। मिस्र के अलावा लीबिया से होकर के जा रही है, लीबिया का पड़ोसी है अल्जीरिया, अल्जीरिया से होकर के जाती है। उसके अलावा माली देश है, माली देश इसके दक्षिण से लगा हुआ है। ठीक है, और माली के अलावा मॉरिटेनिया नामक देश से, और एक और देश है वेस्टर्न सहारा। तो कितने देश हो गए आप गिनोगे तो वेस्टर्न सहारा 1, मॉरिटेनिया 2, माली 3, अल्जीरिया 4, लीबिया 5 और मिस्र 6। 6 देशों से होकर के, कितने देशों से होकर के, 6 देशों से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप के 6 देशों से होकर के। ठीक है, और मैं आपको यह भी बता दूं यहाँ पे कि इन 6 देशों से होकर के कर्क रेखा जा रही है अफ्रीका महाद्वीप में, और यहीं पर जो ये वाली जो स्थिति है, ये वाली जो पूरी स्थिति है, यहाँ पर है सहारा मरुस्थल फैला हुआ है अफ्रीका के पूरे नॉर्थ में। ये अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा में आपको पढ़ा रहा हूँ। सहारा मरुस्थल, ये मैंने देखो लिखा भी है आपको समझाने के लिए, सहारा मरुस्थल, इधर मरुस्थल लिखा है, सहारा लिखा है। सहारा मरुस्थल की सीमा इतने देशों में लगी हुई है, मैं अभी बताऊंगा। अफ्रीका के 11 देशों से सीमा लगी हुई है सहारा मरुस्थल की। कितने देशों से, ये 11 देशों में सहारा मरुस्थल फैला हुआ है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, या विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। मरुस्थल का मतलब यहाँ पे शुष्क वनस्पति, या शुष्क वनस्पति नहीं बोलेंगे, शुष्क जो क्षेत्र होता है उसी को मरुस्थल का नाम दे दिया जाता है, जहां पर पिछले 10 या 15 सालों से वर्षा नहीं हुई हो, ऐसे क्षेत्रों को शुष्क घोषित कर देते हैं, और शुष्क क्षेत्रों को ही मरुस्थल का नाम दिया जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित, अफ्रीका के उत्तर में स्थित, जिसका नाम है सहारा का रेगिस्तान। ठीक है, जो कि इसके क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल इतने विशाल क्षेत्र में फैला है, आप समझ रहे हैं, 11 देश में होकर के इसका विस्तार है। और भारत का क्षेत्रफल अगर तुलना करें तो हमारे देश का क्षेत्रफल क्या है, 32 लाख, 32 लाख है, सही है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर इन तुलना कर सकते हैं इस तरीके की चीजों से, तो सहारा मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो मैं अभी पढ़ाऊंगा, इसे ये तो लास्ट में आएगा, 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में तो मरुस्थल ही मरुस्थल फैला है। ठीक है, तो आप समझ पाए कर्क रेखा से कितने देश स्थित है, कर्क रेखा पे 6 देश स्थित है। और कर्क रेखा कौन सी जगह हो जा रही है, उत्तर में होकर के जा रही है। अफ्रीका महाद्वीप के कौन सी दिशा से है, उत्तर से। आराम से लिखिएगा, ऐसा ही मानचित्र बना लेना, क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे अफ्रीका महाद्वीप से। प्रश्न बहुत सारे हैं इस महाद्वीप में, लेकिन कुछ प्रश्नों को मैंने रखा है इस पार्ट में, है ना, मानचित्र के माध्यम से कोशिश करो बस समझने की आप। अब आ जाते हैं साहब कौन सी रेखा पर, विषुवत रेखा पर। क्योंकि तीनों रेखाएं जाती हैं, तो विषुवत रेखा या विषुवत रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या फिर जीरो रेखा बोलते हैं। तो विषुवत रेखा यहाँ से शुरू होती है। तो देखो पहला देश है जो विषुवत रेखा पे स्थित है, जिसका नाम है सोमालिया। सोमालिया के अलावा है केन्या विषुवत रेखा पर, इसके अलावा युगांडा है, और विषुवत रेखा विक्टोरिया झील से होकर के निकलती है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, यहाँ से होकर के भी ये रेखा गुजरती है। तो सोमालिया, केन्या, युगांडा, और एक देश कौन सा बिल्कुल बीचों बीच से होकर के जा रही है, कांगो से। और कांगो का पुराना नाम क्या था, जायरे। ये कांगो देश है अफ्रीका का, जो कि वनों के लिए फेमस है, फॉरेस्ट के लिए फेमस है, जंगलों के लिए प्रसिद्ध है अफ्रीका में। यहाँ जंगल सबसे ज्यादा है, जैसे मध्य प्रदेश का एमपी बहुत फेमस है हमारे यहाँ, या उत्तर पूर्वी भारत 7 सिस्टर का मिजोरम बहुत फेमस है प्रतिशत के आधार पर जंगलों में, और ओवरऑल क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ भी प्रसिद्ध है, अरुणाचल प्रदेश भी, इनमें सबसे ज्यादा जंगल है हमारे यहाँ, फॉरेस्ट है। इसी प्रकार से अफ्रीका में वनों का देश या जंगलों का देश किसे बोलते हैं, कांगो को। ठीक है, और कांगो का पुराना नाम था जायरे। यहाँ एक नदी भी बहती है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और उस नदी का भी नाम क्या है, जो देश का नाम है,
पहले जायरे नदी या जायरे देश का नाम था, और अभी वर्तमान में क्या है, कांगो, है ना। तो दोनों लिख लेना, नदी का भी नाम कांगो और देश का भी नाम कांगो है, जो कि किसके लिए जाना जाता है, वनों के लिए, पेड़ों के लिए, जंगलों के लिए। कांगो के बाद अगला देश है गैबोन। तो ये सभी देश मिलाकर के कौन सी रेखा पर स्थित हैं, आपके विषुवत रेखा पर। एक बार आप देख लेंगे कितने देशों की संख्या हो गई इधर, सोमालिया 1, केन्या 2, युगांडा 3, और उसके अलावा आपका कांगो 4 और गैबोन 5। तो 5 अफ्रीका के ऐसे देश हैं, और एक विक्टोरिया झील है। झील देशों में नहीं पढ़ेंगे हम, 5 ऐसे देश हैं जो विषुवत रेखा पर स्थित है, या विषुवत रेखा इन 5 देशों से होकर के जाती है। कितने देशों से होकर के जाती है, 5 देशों से होकर के विषुवत रेखा जाती है। और अफ्रीका की सबसे बड़ी जो झील है विक्टोरिया झील, वो भी यहीं पड़ती है मध्य में। युगांडा, केन्या और तंजानिया तीनों देश सीमा बनाते हैं विक्टोरिया झील से, ठीक है। तो इन 5 देशों को लिख लेना। एक गैबोन हो गया, अभी इसमें तख्ता पलट हो गया है, यहाँ की सरकार को हटा दिया है और सेना आ गई है यहाँ पे शासन में। और एक और नाइजर देश, वो नाइजर यहाँ पे ऊपर है, जो कि तेल के लिए फेमस है, उसे भी बताएंगे आपको, तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब तीसरी रेखा पे आ जाते हैं, देशों के नाम लिखते चलिएगा। देश कई बार आपसे मैं इस वजह से पढ़ा रहा हूँ, ये तो डिटेल में क्लास है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए ऐसी क्लासें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन आप अगर कोई बेसिक तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो देश पता होना चाहिए, कम से कम देशों की राजधानी पता होनी चाहिए आपको, ये कॉमन बात है। आगे बात करते हैं मकर रेखा। तो मकर रेखा को पढ़ लेते हैं, तीसरी रेखा है जो दक्षिण से होकर के जा रही है मकर रेखा। तो सबसे पहले जा रही है जी मेडागास्कर से होकर के, देखो जी मेडागास्कर है। मेडागास्कर क्या है, द्वीप, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ये लिख लेना। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसकी राजधानी है एंटानेरिबो। एंटानेरिबो इसकी कैपिटल है। तो मेडागास्कर के दक्षिण से होकर के ये जाती है। तो यहां से देखो सबसे पहले मोजाम्बिक देश की सीमा, मोजाम्बिक स्थित है, फिर दक्षिण अफ्रीका की सीमा लगती है, 2 देश हो गए, तीसरा बोत्सवाना है, चौथा नामीबिया। तो कितने देश हो गए, 4। तो 4 देश स्थित हैं भैया हो कहां पे, मकर रेखा पर स्थित हैं 4 देश। कौन से महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के, ठीक है। अच्छे से याद करो, फिर दोबारा देखो, मकर रेखा दक्षिण में सबसे पहले कहां पे आती है, मेडागास्कर के दक्षिणी हिस्से से, ये दक्षिण वाला, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा, लिख लेना, सबसे बड़ा क्या है, ये द्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि कहां पे स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है, भाई द्वीप तो पानी में ही होते हैं ना, तो द्वीप कौन से सागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। तो मकर रेखा सबसे पहले इसके दक्षिणी हिस्से को काटते हुए मोजाम्बिक देश में आती है, मोजाम्बिक से दक्षिण अफ्रीका की सीमा है, दक्षिण अफ्रीका के बाद बोत्सवाना, और बोत्सवाना के बाद नामीबिया, इनकी सीमा लगती है। और कालाहारी मरुस्थल से भी होकर के निकल रही है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध कालाहारी मरुस्थल है। तो कुल मिला के 4 देश हैं, और मेडागास्कर को शामिल करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5। मेडागास्कर द्वीप है, अगर उस द्वीप को हम शामिल करेंगे तो द्वीपों देशों की संख्या द्वीप सहित कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 रेखा हो गई है आपकी, देशों के नाम भी मैंने लिखा दिया, ऊपर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। अच्छा जी, मैंने बता दिया, इस पॉइंट को नोट कर लेना। अफ्रीका का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, मेडागास्कर, जो कि हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी क्या है झील, वो है विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया, और इसके बाद ताना झील है, और ताना झील यहाँ पे है तंजानिया देश में, जो इसके दक्षिण में सीमा बनाता है। तो ये विक्टोरिया है, युगांडा और केन्या और तंजानिया से सीमा बनाती है, ठीक है, 3 देशों से सीमा। अब मैं यहाँ पे आपको लिख करके एक बार बता दूं, इधर ही लिख दूं, देखो छोटे में आप समझ लीजिएगा, विक्टोरिया झील। देश ही पूछे जाते हैं कई बार कि भाई कौन से देशों से सीमा लगी है अफ्रीका में विक्टोरिया झील की, तो 3 देशों से सीमा लगी है। एक है आपका केन्या, एक है आपका युगांडा, और एक है आपका तंजानिया। इन तीनों देशों से सीमा बनाती है, झील का नाम है विक्टोरिया झील। तंजानिया दक्षिण में है, केन्या और युगांडा इसके नॉर्थ में स्थित है, यहीं के मध्य से होकर के नदी निकलती है, ठीक है, बीच से होकर के, दोनों केन्या और युगांडा के मध्य से होकर के। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी यहीं से निकलती है, देखो ये मैंने आपको दर्शाया है, फिर एक बार देख लो। विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कि युगांडा और केन्या के बीच से विक्टोरिया झील से निकलती है, जिसका नाम है नील नदी। कौन सी नदी है दुनिया की सबसे लंबी नदी, नील नदी है, ठीक है।
विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जो कि विक्टोरिया झील से निकल करके उत्तर में निकलती है युगांडा और केन्या के मध्य से। तो सबसे पहले दक्षिणी सूडान में जाती है और दक्षिणी सूडान के बाद सूडान में पहुंचती है और सूडान की राजधानी खार्तूम, सूडान की राजधानी खार्तूम से होकर के ये आगे पहुंचती है मिस्र में। कौन से देश में पहुंचती है? मिस्र में। और मिस्र की राजधानी कहाँ पे पहुंचती है? काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा में इसी नदी पर एक बांध बनाया गया और बांध का नाम है अस्वान बांध। कौन सा बांध स्थित है? अस्वान बांध स्थित है। भाई साहब अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट करके पूछिएगा। क्या करके पूछिएगा सर? कमेंट करके पूछिएगा। कोई दिक्कत लगे तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें आप। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अफ्रीका का, पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो बांध है वो कौन सा है? अस्वान बांध, जो कि कौन सी नदी पर है? नील नदी पर। और कहां पर स्थित है? काहिरा। काहिरा इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। इसे इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं, हिंदी में मिस्र बोलते हैं, जो कि नील नदी की ही वरदान इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है इस देश में। किसकी होती है? कपास की खेती, है ना, मिस्र देश में, जो कि नील नदी के पानी की वजह से सिंचाई वहां पे होती है तो होता है। तो अस्वान बांध। इसके बाद नील नदी कौन से सागर में गिर जाती है? भूमध्य सागर में गिर जाती है, डेल्टा बनाते हुए। ठीक है, कहाँ पे गिर जाती है? जो भूमध्य सागर है भाई साहब, जहाँ पे ये जो स्थिति है जो भूमध्य सागर की अफ्रीका के ऊपर। ठीक है, ये मैंने लिखा भी है, ये सब भूमध्य सागर की स्थिति है पूरा यहाँ तक, जो जिब्राल्टर शब्द लिखा है मैंने, भूमध्य सागर लगा हुआ है। ठीक, अब इसी के साथ दूसरी बात पढ़ लेते हैं हम आपको। दूसरी बात क्या बता देते हैं? ताना झील के बारे में। देखिए, तंजानिया जो देश है विक्टोरिया झील के दक्षिण में, तंजानिया है ना। अब तंजानिया में देखो, पहले तो तंजानिया में एक चोटी है जिसका नाम है किलीमंजारो। जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो किलीमंजारो है, जो कि अफ्रीका के तंजानिया देश में स्थित है। और तंजानिया अफ्रीका के कौन से हिस्से में स्थित है? बिल्कुल पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, बिल्कुल पूर्व में, है ना। तो ये पूर्व हिस्सा है अफ्रीका का और ये पश्चिम वाला हिस्सा है। तो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी का नाम है किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो ज्वालामुखी का भी नाम है यहाँ पे पर्वतों का। ठीक है, और तंजानिया के पास में ये एक द्वीप है जिसका नाम है जंजीबार, छोटा सा, जो कि विश्व की 80% या 90% लौंग का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? 90% लौंग का उत्पादन होता है यहाँ पे। तो विश्व में जहाँ सबसे ज्यादा लौंग की खेती होती है या लौंग का उत्पादन होता है, कौन सी जगह? जंजीबार में, जो कि तंजानिया के पास में स्थित है, बिल्कुल पूरब में। ठीक है, ये भी लिखना। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलीमंजारो। कौन से देश में? तंजानिया। अब तंजानिया में एक झील है जिसका नाम है ताना झील। देश के नाम से ही है, देखो देश का नाम क्या है? तंजानिया, और झील का नाम क्या है? ताना, ताना झील। अब यहां से ये एक नदी निकलती है और नदी का नाम है नीली नील नदी। इंग्लिश में ब्लू नाइल रिवर बोलते हैं, नीली नील नदी। लिख देता हूं मैं, नीली नील नदी। ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं करना है, वो सिर्फ नील नदी है। ये कौन सी नदी है? नील नदी, जो मैंने बताया था। ये जो निकल रही है जहां से, ये कौन सी नदी निकल रही है? नील नदी। लेकिन ये नीली है और फिर नील नाम है इसका। ठीक है, ये वाला अंतर है। तो ये कहां से निकलती है? तंजानिया के ताना झील से। तो यहां से निकलती है युगांडा के पास से होती हुई, ये पहुंचती है सूडान की राजधानी खार्तूम में। सूडान की राजधानी खार्तूम में दोनों नदियों का संगम है। ये संगम कई बार पूछा गया है, गलत नहीं करना है कभी। संगम में आपको लिख देता हूं, संगम कहां पे लिखूं? इस तरफ आ रहा है साफ? नहीं आ रहा यहाँ पे? अच्छा, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए जो संगम, अरे संगम मैंने लिख रखा है, ये लिख रखा तो है संगम भाई। देखो आप भी, हमारे स्टूडियो वाले भी भूल गए और हम भी भूल गए संगम लिख के। तो मैंने कहा एक नदी कौन सी है? नील नदी, और दूसरी है नीली नील नदी। इन दोनों का जो संगम होता है वो कहाँ पे होता है? खार्तूम में। और खार्तूम कौन से देश की राजधानी है? सूडान की। तो सूडान में इन दोनों का संगम होता है, जो कि नीली नील नदी कहाँ से निकलती है? ताना झील से। कौन सी झील से? ताना झील से। और नील नदी कहाँ से निकलती है भाई साहब? विक्टोरिया झील से। ठीक है, और विक्टोरिया झील 3 देशों की सीमा बनाती है और ताना झील सिर्फ एक देश में स्थित है जिसका नाम है तंजानिया। तंजानिया में स्थित है बेटा, है ना। और नील नदी कहाँ से? विक्टोरिया। अब विक्टोरिया की सीमा कितने देशों से? युगांडा, केन्या और तंजानिया, 3 देशों से सीमा लगती है। कौन सी झील की? विक्टोरिया झील की। ठीक है, ये देखो इधर ये भी लिख रखा है हमने, विक्टोरिया झील है साहब। अब विक्टोरिया झील की सीमा केन्या से लगी है,
युगांडा से लगी और तंजानिया से। ये देश याद रखने, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला मुद्दा यहां से मैं आपको बताऊं, एक एक प्रश्न नोट करते चलना और मानचित्र बना लेना, चाहे टेढ़ा बने, चाहे उल्टा बने, चाहे डेंगू हो जाए, चाहे मलेरिया हो जाए, चाहे पोलियो हो जाए आपके मानचित्र को, लेकिन बनाना जरूर है मानचित्र, है ना। बनाने में कभी कभार पोलियो हो जाता, पोलियो का मतलब उल्टा सीधा बना रहे, सिर्फ आपको समझना है। और मानचित्र से बेहतर तरीके से ज्योग्राफी को आप समझ सकते हैं, चाहे भारत की बात हो चाहे विश्व की बात हो, बजाय रटने के। क्योंकि कहा ऐसा जाता है कि अगर ज्योग्राफी का हम अध्ययन कर रहे हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ 40 से 50% ज्योग्राफी अगर मानचित्र का अध्ययन अच्छे से आपको आता है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके प्रश्न वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। बाकी का 40-50% याद भी करना पड़ता है, थ्योरी भी देखनी होती है, लेकिन मानचित्र बहुत जरूरी है इस वजह से। तो 3 देश हैं, विक्टोरिया झील सबसे बड़ी झील, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी निकलती है जिसका नाम है नील नदी, और निकल के कहाँ पे गिर जाती है, भूमध्य सागर में। लगभग कितनी बहती है, 6 से 7 हजार किलोमीटर के बीच में ये बहती है ना। 1000 लिखना, ये 6-7 किलोमीटर ही समझ जाएंगे बच्चे। 6000 से 7000 किलोमीटर के मध्य में ये नदी बहती है। कौन सी नदी, नील नदी। अब देखो इस पॉइंटों को लिख लेना आप, है ना। अब बात करते हैं, कुछ देश हैं, उन देशों को क्या बोलते हैं, अफ्रीका में हॉर्न कंट्रीज कहते हैं। हॉर्न का मतलब क्या होता है हिंदी में, सिंह की आकृति के देश। जैसे पशु के जो सींग होते हैं उसकी जो आकृति होती है उसी हिसाब से आकृति पे बसे हुए हैं ये देश। ये जैसे ये निकल रहा है ऐसे बनाया हमने, ये पशु की आकृति का सा वो है आकार, ये आकृति यहाँ पे। तो कितने देश हैं इसमें जिन्हें हॉर्न कंट्रीज बोलते हैं, हॉर्न कंट्रीज बोलते हैं 4 देशों को अफ्रीका। कितने देशों को, 4। एक देश का नाम है इरिट्रिया, एक का नाम है इथोपिया, एक का नाम है डिजिबूटी और एक का नाम है सोमालिया। एरिट्रिया, डिजिबूटी, इथोपिया और सोमालिया, इन 4 देशों को मिला करके देखो इस तरीके से ये बसावट है इनकी अफ्रीका में, ऐसे जो इस तरीके से मानचित्र है। तो इस आकृति को, इस स्थिति को अफ्रीका में हॉर्न बोल देते हैं। हॉर्न मीन्स पशु के सींग के समान की आकृति के आधार पर इनकी बसावट है, इस वजह से हॉर्न कंट्रीज इनको बोलते हैं। कितने देशों को, 4 देशों को, है ना। अब मुझे कहीं लिख दूं आपके लिए इन 4 देशों के नाम, तो देखो जो हॉर्न कंट्रीज वाले देश हैं वो कौन से हैं, इधर देखो, जो सींग की आकृति में जो देश स्थित है ना। तो देखिए इस तरफ थोड़ा सा इसे हटा दें, ये तो समझ गए होंगे कर्क रेखा है। कौन कौन से देश है, एक है आपका एरिट्रिया, एक इथोपिया है आपका, एक सोमालिया है भाई साहब, और है भाई साहब कौन सा आपका, डिजिबूटी। ये 4 देशों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, हॉर्न कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। या सिंह आकृति के देश बोलते हैं इन 4 देशों को मिला करके। ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। और कहाँ पे स्थित है 4 देश, अफ्रीका के पूर्वी दिशा में स्थित है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अफ्रीका के पूर्वी जगह में, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी स्थल में एक घास के मैदान पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है या गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उन घास के मैदानों को क्या बोलते हैं, सवाना। सवाना घास के मैदान अफ्रीका के कौन से हिस्से में पाए जाते हैं, पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। इस पॉइंट को भी रट लेना, याद कर लेना। पूर्वी अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या बोलते हैं, सवाना बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट नोट करना। अब थोड़ा सा दक्षिण में आ जाते हैं, दक्षिण में चर्चा कर लेते हैं। देखिए दक्षिण में हमने आपको बताया मकर रेखा से होकर के एक मोजाम्बिक देश है, एक दक्षिण अफ्रीका है, एक बोत्सवाना है और एक नामीबिया है। आपको दिख नहीं रहा है तो मैं साथ साथ बोल रहा हूँ और बोलने से आप नोट करते चले, ठीक है। तो देखिए यहाँ की बड़ी स्थिति बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अफ्रीका के कौन से हिस्से में कालाहारी मरुस्थल है, तो दक्षिणी हिस्से में कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल कौन से 2 देशों में विस्तार है या कौन से देशों में फैला हुआ है, 2 देश तो मैं बता रहा हूं, ऐसे पेपर वाला नहीं बताएगा आपको 2 है कि 3 है कि 4 है, वो आपको पढ़ के ही पता पड़ेगा। तो अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना से नामीबिया से कालाहारी मरुस्थल की सीमा लगती है, या कालाहारी मरुस्थल का विस्तार इन दोनों देशों में सबसे ज्यादा विस्तार है, फैला हुआ है। तो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के कहां पे, दक्षिण में 2 देश हैं, एक नामीबिया लिखेंगे और दूसरा बोत्सवाना लिखेंगे, ठीक है। नामीबिया और बोत्सवाना देशों में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है, कालाहारी मरुस्थल। जो कि कालाहारी मरुस्थल किसके लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है, लिखते चलना, जो मैं कमेंटेटरी कर रहा हूं, क्लास को रिपीट करके देख लीजिएगा, रिवर्स करके देख लीजिए यदि मैं आगे भूल जाऊं। तो देखिए बोत्सवाना कालाहारी मरुस्थल के अंतर्गत आता है, नामीबिया भी कालाहारी मरुस्थल के अंतर्गत आता है।
कालाहारी मरुस्थल में अब तो शायद संख्या कम रह गई होगी, लेकिन काफी वर्षों पहले शतुरमुर्ग बहुत सारे पाए जाते थे। इसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध है अफ्रीका में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? ऑस्ट्रिच। शतुरमुर्ग बहुत ज्यादा इसमें पाए जाते हैं। कोई बात नहीं, उठा लो, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध है ऑस्ट्रिच वाला। किस चीज का पूछ रहे हैं? होगा पर्चा, वो ऊपर ही जो कि किताबों में रखा है, ऊपर के रूप में, ऊपर के कमरा में देख लो किताबों में। और नहीं, अभी क्लास बना के बता रहे हैं जो कि 5 मिनट में रख दी। तो समझ गया आप? कोई बात नहीं, वो कॉल आ गया था एक, तो इस वजह से घर से। तो मैं क्या बता रहा था? कालाहारी मरुस्थल के बारे में, ठीक है। तो कालाहारी मरुस्थल कौन से देशों से? नामीबिया और बोत्सवाना से सीमा बनाता है। तो जो कालाहारी मरुस्थल है इसमें क्या पाए जाते हैं? शतुरमुर्ग पाए जाते हैं, ठीक है। और इसी मरुस्थल में एक जनजाति निवास करती है, उस जनजाति को लिख लेना, जो कि पूछी है गई है कई बार। बुशमैन जनजाति निवास करती है। कौन से लोग निवास करते हैं? बुशमैन जनजाति के लोग निवास करते हैं। कौन से मरुस्थल में? कालाहारी मरुस्थल में। आपसे देश आ जाए तो देश बोत्सवाना लगा देंगे। बुशमैन जनजाति के लोग कौन से देश में निवास करते हैं? बोत्सवाना में और नामीबिया, दोनों में निवास करते हैं। लेकिन अधिकतम संख्या है, ज्यादा लोगों की संख्या है कौन से देश में? बोत्सवाना में निवास करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए, हीरा उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा उत्पादन के लिए। हीरे का उत्पादन कहाँ पे होता है? बोत्सवाना में सबसे ज्यादा होता है हीरे का उत्पादन, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिए, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि बोत्सवाना देश किसके लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका के दक्षिण में हीरे उत्पादन के लिए, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और बुशमैन जनजाति यहाँ पे निवास करती है। आगे बात करें, एक दक्षिण अफ्रीका देश है, मैंने बताया आपको दक्षिण अफ्रीका काफी फेमस देश है। दक्षिण अफ्रीका में एक पर्वत है जिनका नाम है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। कौन से पर्वत हैं? ड्रैकेंसबर्ग पर्वत के पश्चिम में वेल्ड घास के मैदान स्थित हैं। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत के पश्चिम दिशा में कौन से घास के मैदान है इस देश में? वेल्ड घास के मैदान, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेल्ड घास के मैदान, ठीक है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत के पश्चिम में वेल्ड घास के मैदान स्थित हैं, जो कि कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। और इन्हीं घास के मैदानों के अंतर्गत किम्बरले की एक खान है, जो कि काय के लिए फेमस है? हीरे के उत्पादन के लिए। हीरे के उत्पादन के लिए किम्बरले की खान प्रसिद्ध है। और इन्हीं घास के मैदानों में 2 नदियां बहती हैं दक्षिण अफ्रीका में। कौन से घास के मैदानों में? वेल्ड घास के मैदानों में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। 2 नदियां, एक ऑरेंज नदी बहती है जहां पे, और एक लिम्पोपो नदी बहती है। दूसरी कौन सी बहती है? लिम्पोपो नदी बहती है, ठीक है। ये दोनों नदियां बहती हैं इन घास के मैदानों में। कौन से घास के मैदानों में? वेल्ड घास के मैदानों में, जो कि शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है। इनमें जो तापमान टेम्परेचर रहता है वो गर्म भी रहता है, ठंडा भी रहता है, थोड़ा सा इस प्रकार का पाया जाता है, गर्म भी पाया जाता है मुख्य तौर पर, ठीक है। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम दिशा में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, पश्चिम दिशा में वेल्ड घास के मैदान स्थित है, ये पूर्वी दिशा में स्थित है, ठीक है। तो इन पॉइंटों को नोट करना। अब इधर देख लो थोड़ा सा, वेल्ड के बारे में बता दूं, ये प्रश्न कई बार आते हैं। वेल्ड क्या है? घास के मैदान। वेल्ड घास के मैदान है, मैंने लिखा भी है, ये नोट कर लेना। यहाँ से कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। सबसे पहले तो ये रट लेना, देश ही पूछा जाता है। वेल्ड घास के मैदानों में जो लोग रहते हैं वो काय का पालन करते हैं? भेड़ पालन। और भेड़ में भी कौन सी भेड़ का पालन करते हैं? मैरिनो। मैरिनो भेड़ का पालन करते हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। इसकी ऊन बहुत प्रसिद्ध है, इससे ऊन बहुत निकाली जाती है। भेड़ों से सामान्य तौर पर ऊन निकाली जाती है, लेकिन ये बहुत बेस्ट क्वालिटी की ऊन बनती है, इससे निकलती है। ऑस्ट्रेलिया में भी विश्व में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में भी जो सामान्य तौर पर मरे और डार्लिंग 2 नदियां बहती हैं, उन नदियों के बीच में जो लोग रहते हैं वो भेड़ पालन करते हैं। और भेड़ों में भी मैरिनो भेड़ का पालन भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में किया जाता है। और वो विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है मैरिनो भेड़ की ऊन, और वही का जो पालन करते हैं वो ये लोग करते हैं, यहाँ रहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो व्यवसाय है इसमें काय का काम करते हैं लोग? दूध का काम करते हैं, दूध का व्यवसाय। वेल्ड घास के मैदानों में रहने वाले जोहान्सबर्ग इन्हीं घास के मैदानों में स्थित है, जो कि विश्व की क्या बोलते हैं? सोने की राजधानी। जोहान्सबर्ग को क्या बोलते हैं? सोने की राजधानी। वेल्ड के अंतर्गत ही आता है ये वाला हिस्सा भी, जो कि बहुत बड़े इलाके में फैले हुए हैं। किम्बरले हीरे की खान है, जो कि हीरे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी कहाँ पे स्थित है? वेल्ड के अंतर्गत आती है, ठीक है। और 2 नदियां बहती हैं, एक लिम्पोपो और एक ऑरेंज, दोनों नदियां बहती हैं कौन से घास के मैदानों में?
वेल्ड घास के मैदानों में। तो ये कुछ तथ्य थे आपको बताने के लिए डिटेल में। वैसे आंसर आपका यहीं से हो गया बस। वेल्ड घास के मैदान कौन से देश में? दक्षिण अफ्रीका में विस्तार है। ये डिटेल में लिख लो आप इसे, ठीक है। अब अगला पॉइंट सहारा मरुस्थल की बात कर लेते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और उत्तर में फैला हुआ है। अफ्रीका के कौन से हिस्से में? उत्तर में फैला हुआ है। तो देखिए 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कितने में? 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। कितने देशों से लगा है? 11 देशों से सीमा लगी है अफ्रीका में। तो देखो देश, एक अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र, लीबिया, माली, मोरक्को, नाइजर, मौरितानिया, सूडान, ट्यूनेशिया और पश्चिमी सहारा। तो टोटल मिला के 11 देशों से सीमा लगी हुई है। किसकी सीमा लगी हुई है 11 देशों से? सहारा मरुस्थल की, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि लगभग 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि उत्तर में स्थित है अफ्रीका के में। कितने देश हैं? 11। फिर एक बार देखो, देखो अल्जीरिया है अफ्रीका के उत्तर में, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरक्को, नाइजर, मॉरिटानिया, सूडान, ट्यूनेशिया, पश्चिमी सहारा, ऐसे मिला के 11 देश हैं। अब इस सहारा मरुस्थल के भीतर आगे एक और मुद्दा लिखेंगे अब यहाँ पे। जनजाति रहती है, एक त्वारेग जनजाति रहती है, त्वारेग नाम की जनजाति, और एक बद्दू जनजाति रहती है, ठीक है। ये जनजाति सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। बद्दू जनजाति अरब में भी रहती है, सऊदी अरब, रवल खाली जो रेगिस्तान है वहां भी रहती है, लेकिन बद्दूइन जनजाति इधर भी निवास करती है। सहारा मरुस्थल के जो देश हैं, एक अल्जीरिया, एक लीबिया और एक मिस्र, जो कच्चे तेल के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। तीनों देश किसके लिए फेमस है? कच्चे तेल के उत्पादन के लिए। इन्हें नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत समस्या तो पूछिएगा। अब एक और रेखा की बात कर लेते हैं, यहाँ जीएमटी रेखा अफ्रीका के कौन से देशों से होकर के जाती है? जीएमटी रेखा बोले तो मानक समय वाली, मानक समय वाली रेखा, जिससे हम समय निकालते हैं विश्व का या अपने देश का। जैसे हमारे देश की मानक समय रेखा क्या है? 82/1/2 है ना। और कहाँ से अपनाया गया है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से, या मिर्जापुर से, या नैनी से। ये तीनों तथ्य आते रहते हैं, आप आराम से पढ़िएगा। तो उसी मानक समय रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि भारत के भी मानक समय रेखा, यूपी में बात करें, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, इनसे होकर के निकल रही है 4 राज्यों से भारत में। तो ऐसे प्रश्न आता है कई बार, अगर अफ्रीका आप पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो अफ्रीका के कौन से देशों से होकर के मानक समय रेखा निकलती है? जो कि लंदन से या कहाँ से खींची गई? पृथ्वी के बीचों बीच से, अगर ऐसे पढ़ सकते। तो देखिए, एक तो अल्जीरिया स्थित है मानक समय रेखा पे, दूसरा माली स्थित है, तीसरा बुर्किना फासो स्थित है, और चौथा घाना स्थित है। तो ये 4 देश स्थित है कौन सी रेखा पर? मानक समय रेखा इन 4 देशों से होकर के जाती है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। कौन सी रेखा? मानक समय रेखा। सबसे पहला कौन सा देश है? अल्जीरिया, ठीक है। दूसरा माली हो गया, ये पहला हो गया। और तीसरा कौन सा हो गया? बुर्किना फासो। और चौथा देश हो गया घाना। और घाना का पुराना नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट, जो कि किसके लिए जाना जाता था? जी, सोने के उत्पादन के लिए, स्वर्ण उत्पादन के लिए ये जाना जाता था, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना। अब अगला ही मैं बात बता दूं आपको, अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थान अफ्रीका में, और दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म स्थान अमेरिका में है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है वो, मृत घाटी के नाम से जाना जाता है। एक मरुस्थल है मोजा मरुस्थल वहां पर। तो उसी मरुस्थल के अंतर्गत दुनिया की सबसे गर्म जगह, कहने का मतलब विश्व का सबसे ज्यादा तापमान रहता है वहां, टेम्परेचर। उसके बाद दूसरे स्थान का जो सबसे गर्म जगह है वो अफ्रीका में। तो ये देश देख रहे हैं आप, लीबिया, जो कि सहारा मरुस्थल में स्थित है। लीबिया के दक्षिण में एक जगह का नाम है अल्जीजिया। लीबिया के दक्षिण में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है अल्जीजिया, जो कि सबसे गर्म जगह है जी पूरे अफ्रीका महाद्वीप की, और दुनिया की दूसरी सबसे गर्म जगह। 1922 में जहां पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 57 डिग्री सेल्सियस तापमान था, 1922 में रिकॉर्ड किया गया था। इसे लिख लेना 1922 में। तो जो विश्व की दूसरी सबसे गर्म जगह लीबिया के दक्षिण में स्थित है, और लीबिया सहारा मरुस्थल का देश, सहारा में स्थित है। तो ये दुनिया की दूसरी, और पहली अमेरिका में मृत घाटी, और दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान एशिया में स्थित है, एशिया के पाकिस्तान देश में, और पाकिस्तान के जैकोहाबाद में। वहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहता है। 3 ये दुनिया के जगह हैं, 3 में से अफ्रीका दूसरे स्थान पर, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना। अब जैसे भूमध्य सागर ऊपर सीमा बनाता है, भूमध्य सागर के और उत्तर में जाएंगे उस तरफ हम, तो कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप महाद्वीप है। तो एक जल संधि पढ़ते हैं हम, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है? यहाँ पे 2 सागरों को
अलग करती है। भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से क्या करती है, अलग करती है या जोड़ती है? ये दोनों सागरों को जोड़ने का काम करती है। भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है और अलग करती है स्पेन को। यहाँ पे एक देश है, देश का नाम है मोरक्को। अफ्रीका का कौन सा देश है यहाँ पे? मोरक्को। स्पेन को मोरक्को से अलग करती है कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। और उत्तर अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कनेक्ट करती है, क्योंकि ऊपर कौन सा महाद्वीप है यहाँ पे? यूरोप महाद्वीप है। स्पेन कौन से महाद्वीप का देश है? यूरोप का। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सा सॉरी कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, इसे ऊपर देख लीजिएगा। अब इसके अलावा बात करते हैं, भूमध्य सागर हो गया और इस हिस्से में कौन सा हमारा? एशिया महाद्वीप है। अफ्रीका के इस हिस्से में एशिया महाद्वीप। अच्छा, सुएज नहर के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो देखिए सुएज नहर। सुएज नहर दो सागरों को जोड़ती है। जो नीचे है आपका लाल सागर, सुएज नहर के दक्षिण में कौन सा सागर है? जो दक्षिण में है लाल सागर और उत्तर में है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर सॉरी लाल सागर से जोड़ती है। और सुएज नहर का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? मिस्र ने। मिस्र ने बनवाई थी जी 1869 में सुएज नहर का निर्माण हुआ था। ठीक है, वर्ष भी लिख लेना निर्माण की 1869। भूमध्य सागर को लाल सागर से कनेक्ट करती है और लाल सागर के दक्षिण में एक जल संधि है जिसका नाम है बाब अल मंदेब। ये जल संधि है, इसे भी लिख लेना, बाब अल मंदेब जल संधि को लिख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा खांसी हो रही है, टेंशन नहीं लेनी आपको। तो सुएज नहर दो सागरों को, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। और यहीं पर और इसी के पास थोड़ा सा जाकर के कौन सी नदी गिर जाती है? नील नदी गिर जाती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है, तो ये तथ्य थे किसके विषय में? अफ्रीका महाद्वीप के विषय में। और मैं ये नहीं कह रहा कि अफ्रीका महाद्वीप पूरा पढ़ा दिया मैंने, अफ्रीका महाद्वीप का कुछ एक पार्ट, कुछ एक हिस्सा भी मैंने कवर किया है। ठीक है, कुछ एक हिस्सा कवर किया है, बाकी का दूसरे पार्ट में भी अफ्रीका के बारे में चर्चा करेंगे। इस पार्ट को अच्छे से लिख लेना। जो भी प्रश्न हो आपके दिमाग में, जो भी पॉइंट हो, उन्हें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, उन पर अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। लेकिन ये पहला पार्ट है, इस पार्ट में कुछ चीज़ों को मैंने बताया और बेसिक चीज़ों को अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बताया। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। और आगे इसके पार्ट इसी तरीके से मानचित्र के माध्यम से और भी मिलेंगे, क्योंकि अभी संपूर्ण नहीं हुआ है, बहुत बेसिक चीज़ें बताई मैंने इसमें। संपूर्ण होने के लिए अभी और पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप को। तो मानचित्र के माध्यम से ये महाद्वीप भी आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे। हिंदी की क्लासेस भी आर ओ की अच्छे से चल रही हैं आप लोगों के लिए, उनका रिवीजन करते रहिए। संविधान का टॉपिक भी लगातार चल रहा है, जैसा कि आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं हम आपको। हमारे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। नमस्कार, राधे राधे।